हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी तक हम पार्ट 12 तक 238 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 12 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 13 में हम 239 से लेकर 255 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस टॉपिक में टोटल 255 क्वेश्चंस ही हैं, तो ये टॉपिक आज हमारा समाप्त हो जाएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन 239 से लेकर 242 तक के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। ग्राफ में किसी कंपनी के मासिक व्यय को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे देखिए हमें ये ग्राफ दिया गया है जिसमें हमें एक कंपनी के 5 अलग अलग खर्च दिए गए हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर किस पर कितना खर्च किया जा रहा है उसको एक बार शुरू में ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयज़ की सैलरी पर खर्च की जा रही है 80 यूनिट, रिफ्रेशमेंट्स पर खर्च की जा रही हैं 10 यूनिट, ट्रांसपोर्ट पर खर्च की जा रही है 20 यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी पर खर्च की जा रही हैं 10 यूनिट और मिसलेनियस पर खर्च की जा रही हैं 15 यूनिट। अब देखिए इसके बेस पर हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, हम उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 239 में हमसे पूछा गया है, विविध मद पर कितने प्रतिशत राशि खर्च हुई। देखिए विविध को हम इंग्लिश में बोलते हैं मिसलेनियस। अगर आप ऊपर ग्राफ में देखेंगे तो मिसलेनियस हमको सबसे लास्ट में दिया गया है। मिसलेनियस पर खर्च हो रही है 15 यूनिट। अब ये 15 यूनिट हमें प्रतिशत में बतानी है। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले टोटल कितनी यूनिट खर्च हो रही हैं पहले उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटल आ जाएगा 80 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 15। इन सभी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएंगी 135 यूनिट। अब देखिए टोटल है 135 यूनिट और उसमें से मिसलेनियस है 15 यूनिट। तो यहाँ पर अब हम इसका प्रतिशत निकाल देंगे। तो देखिए विविध का प्रतिशत बराबर आ जाएगा, विविध के पास है 15 यूनिट तो 15 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड में आ जाएंगी टोटल यूनिट। तो डिवाइड में आ जाएगा 135 गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से ये आ जाएगा 100/9% के बराबर। इसको जब हम सही बटे के रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 11 सही 1/9%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 240, जलपान की राशि पर कितना भाग खर्च हुआ। देखिए जलपान को इंग्लिश में बोला गया है रिफ्रेशमेंट्स। अगर आप ऊपर ग्राफ में देखेंगे तो दूसरे नंबर पर हमें रिफ्रेशमेंट्स दिया गया है जिस पर खर्च हो रही हैं 10 यूनिट। अब देखिए हमें पता है टोटल यूनिट्स हैं 135। 135 में से 10 खर्च हो रही हैं जलपान पर। तो अब हम इसका भाग निकाल सकते हैं। तो देखिए जलपान का भाग आ जाएगा, 10 यूनिट खर्च हो रही हैं तो 10 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड में आ जाएंगी टोटल यूनिट्स तो डिवाइड में आ जाएगा 135। इसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2/27 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 241, कंपनी का कुल मासिक व्यय कितना है। यहाँ पर देखिए हमसे कंपनी का कुल मासिक व्यय पूछा है। अगर हम कंपनी का कुल खर्च यूनिट्स में निकालें तो अगर हम इन सभी को ऐड करेंगे तो हमें पता है ये 135 यूनिट्स के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटल आ जाएगा 135 यूनिट्स के बराबर। अब देखिए अगर आप निर्देश को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो दूसरी लाइन में हमें एक यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1 लाख के बराबर। तो यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास 135 यूनिट्स हैं तो 135 यूनिट्स बराबर हो जाएंगी 135 लाख के। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 242, मासिक आधार पर परिवहन और कर्मचारियों के वेतन के बीच अनुपात कितना है। यहाँ पर देखिए हमसे परिवहन और कर्मचारियों के वेतन के बीच का अनुपात पूछा है। अगर हम ऊपर ग्राफ में देखें तो परिवहन पर खर्च हो रही हैं 20 यूनिट और कर्मचारियों के वेतन पर खर्च हो रही हैं 80 यूनिट। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अनुपात आ जाएगा 20/80। इसको जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 1/4। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन 243 से लेकर 246 तक के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। दिए गए पाई चार्ट में 150 दाताओं के ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ, ए बी के आंकड़ों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नीचे हमसे क्वेश्चन नंबर 243 पूछा गया है, ऐसे दाताओं की संख्या बताइए जिनका ब्लड ग्रुप ओ है। यहाँ पर देखिए हमें ब्लड ग्रुप ओ वाले दाताओं की संख्या बतानी है। अगर हम ऊपर पाई चार्ट में देखें
तो ओ ब्लड ग्रुप वाले दाताओं का एंगल हमको दिया हुआ है 100.8 डिग्री। तो यहाँ पर हमें इस 100.8 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। देखिए अगर हम ऊपर निर्देश को पढ़ेंगे तो निर्देश में हमें कुल दाता दे रखे हैं 150। अब देखिए मैंने आपसे बताया है कि पाई चार्ट के अंदर एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोण होते हैं 360 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर 360 डिग्री बराबर हो जाएगा 150 दाताओं के। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 360 डिग्री बराबर 150। यहाँ से अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 150 बटे 360। अब हमें निकालना है 100.8 डिग्री। तो यहाँ पर हम दोनों साइड 100.8 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100.8 डिग्री बराबर 150 बटे 360 गुणा 100.8। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 42 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 244, ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताइए जिनका ब्लड ग्रुप या तो ए हो या बी हो। यहाँ पर देखिए हमें या तो ए या बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों की संख्या बतानी है। अगर हम ऊपर पाई चार्ट में देखें तो ए ब्लड ग्रुप वालों का एंगल हमको दिया हुआ है 72 डिग्री और बी ब्लड ग्रुप वालों का एंगल दिया हुआ है 129.6 डिग्री। यहाँ पर अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 201.6 डिग्री। तो यहाँ पर हमें 201.6 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर 360 डिग्री बराबर है 150 व्यक्तियों के। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से वही इक्वेशन आ जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा 360 डिग्री बराबर 150। यहाँ से अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा 150 बटे 360। अब हमें निकालनी है 201.6 डिग्री की वैल्यू। तो हम दोनों साइड 201.6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 201.6 डिग्री बराबर 150 बटे 360 गुणा 201.6। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 84 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 245, ऐसे दाताओं का प्रतिशत बताइए जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है। यहाँ पर देखिए हमें ए बी ब्लड ग्रुप वाले दाताओं का प्रतिशत बताना है। देखिए ऊपर जो पाई चार्ट है अगर आप इसमें ए बी ब्लड ग्रुप वालों का एंगल देखेंगे तो वो हमको दे रखा है 57.6 डिग्री। तो यहाँ पर हमें इस 57.6 डिग्री को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। देखिए मैंने आपसे बताया है कि एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोण होते हैं 360 डिग्री के बराबर और प्रतिशत में अधिकतम होता है 100%। तो हम हमेशा 360 डिग्री को 100% के बराबर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 360 डिग्री बराबर 100%। यहाँ से अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 100 बटे 360% के बराबर। अब हमें बताना है 57.6 डिग्री। तो दोनों साइड 57.6 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 57.6 डिग्री बराबर 100 बटे 360 गुणा 57.6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16% के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 246, जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ए है उनका और जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ओ बी और ए बी है उनके औसत का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ए है। अगर आप ऊपर पाई चार्ट में देखेंगे तो ए ब्लड ग्रुप वालों का एंगल हमको दिया हुआ है 72 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 72 डिग्री। आगे हमसे कहा गया है और जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ओ बी और ए बी है उनके औसत। अब देखिए अगर आप ऊपर पाई चार्ट में देखेंगे तो हमें 4 ही ब्लड ग्रुप दिए गए हैं जिसमें से हमने ब्लड ग्रुप ए को अलग निकाल लिया है 72 डिग्री को। तो देखिए हमारे पास बाकी 3 ब्लड ग्रुप बच गए हैं। अब देखिए अगर हमें इनका एंगल निकालना है कि इन तीनों को जोड़ करके हमारे पास कितना एंगल आएगा तो या तो आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए या मैंने आपसे बताया है कि एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोण 360 डिग्री के बराबर होते हैं। उस 360 डिग्री में से ब्लड ग्रुप ए का जो एंगल है 72 डिग्री वो हमने निकाल लिया है। तो हमारे पास ये 360 माइनस 72 रह जाएंगे बाकी तीन। तो यहाँ पर मैंने इसको 360 माइनस 72 लिया है। तो हमारे पास आ जाएगा 360 माइनस 72। अब हमें इनका औसत लेना है तो यहाँ पर ये 3 ब्लड ग्रुप है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 3 से। 360 में से 72 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 288। 288 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 72 डिग्री अनुपात 96 डिग्री। अब देखिए हम यहाँ पर डिग्री से डिग्री को भी कैंसिल कर देंगे तो हम इसको 72 अनुपात 96 ही ले लेंगे। अब देखिए हमें इसे सिंपलीफाई करना है। यहाँ पर अगर हम 72 और 96 दोनों को ही 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 अनुपात 8।
6 और 8 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3:4। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन 247 से लेकर 251 तक के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित पाई चार्ट में किसी परिवार के विभिन्न मदों पर होने वाले खर्च को दर्शाया गया है। यदि परिवार वस्त्रों पर 825 रुपये खर्च करे तो प्रश्न संख्या 247 से 251 तक उत्तर दीजिए। नीचे हमसे क्वेश्चन नंबर 247 पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल मंथली इनकम ऑफ द फैमिली, यानी कि परिवार की कुल मासिक आय कितनी है। यहाँ पर देखिए हमें परिवार की मासिक आय बतानी है। अगर हम ऊपर निर्देश को पढ़ें तो निर्देश में हमसे कहा गया है यदि परिवार वस्त्रों पर 825 रुपये खर्च करे। यहाँ पर हमें परिवार का वस्त्रों पर खर्च दे रखा है 825 रुपये। अगर हम इसको पाई चार्ट में देखें तो पाई चार्ट में वस्त्र या क्लॉथिंग का एंगल हमको दे रखा है 36 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए 36 डिग्री बराबर हो जाएंगे 825। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 36 डिग्री बराबर 825। अब हमसे पूछा है कि कुल मासिक आय कितनी है। अब देखिए अगर हमें परिवार की कुल मासिक आय बतानी है तो हमें 360 डिग्री की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे बताया है कि एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोण होते हैं 360 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हमें ये पाई चार्ट में खर्च दे रखे हैं तो ये टोटल खर्च 360 डिग्री के बराबर होंगे। तो अगर खर्च 360 डिग्री के बराबर है तो परिवार की आय भी 360 डिग्री के बराबर ही होगी, क्योंकि जितना वो कमा रहे होंगे उतना ही खर्च कर रहे होंगे। तो यहाँ पर अल्टीमेट हमें 360 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए अगर हमारे पास 36 डिग्री की वैल्यू है 825 रुपये, तो हमें इसका यहाँ पर 10 गुना करना है। तो 36 का 2 गुना हो जाएगा 360 डिग्री। तो हम 825 का भी 10 गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8,250 रुपये। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 248, परिवार में कुल आय की कितनी प्रतिशत राशि है जिसकी बचत की जाती है। यहाँ पर देखिए हमें बचत हुई राशि को प्रतिशत में बताना है। अगर हम ऊपर पाई चार्ट में बचत या सेविंग्स को देखें तो उसका एंगल हमको दे रखा है 54 डिग्री। अब देखिए मैंने आपसे बताया है कि एक बिंदु पर बनने वाले कोण होते हैं 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से 54 डिग्री की बचत की जा रही है। तो यहाँ पर अब हम इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए बचत प्रतिशत बराबर हो जाएगा कितने डिग्री की बचत हो रही है 54 की, तो 54 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड में आ जाएगा टोटल एंगल। टोटल एंगल होता है 360, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास बचत का प्रतिशत निकल करके आ जाएगा 15%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 249, भोजन और विविध मदों पर होने वाले खर्च के बीच का अनुपात क्या है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें भोजन और विविध मदों पर होने वाले खर्च के बीच का अनुपात बताना है। अगर हम ऊपर पाई चार्ट में देखें तो भोजन का एंगल हमको दे रखा है 108 डिग्री और विविध मदों का एंगल हमको दे रखा है 72 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अनुपात आ जाएगा 108 डिग्री अनुपात 72 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए हम डिग्री से डिग्री को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास रह जाएगा 108 अनुपात 72। इसको जब हम 18 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6:4। इसको हम फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3:2। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 250, वस्त्रों और किराए पर खर्च होने वाली औसत राशि बताएं। यहाँ पर देखिए हमें वस्त्रों और किराए पर खर्च होने वाली राशि का औसत बताना है। तो हम क्या करते हैं, वस्त्रों और किराए पर खर्च होने वाला जो एंगल है उसका औसत निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम वस्त्र का कोण देखें तो वो हमको दिया गया है 36 डिग्री, और अगर हम किराए का कोण देखें तो वो हमको दिया गया है 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इन दोनों का औसत आ जाएगा 36 + 90/2। 36 और 90 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 126। 126 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 63 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए अब हमें इस 63 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए अगर हम ऊपर निर्देश को देखें तो उसमें हमें परिवार का वस्त्रों पर खर्च दे रखा है 825 रुपये। अब अगर हम इसे पाई चार्ट में देखें तो वस्त्र हमको दे रखे हैं 36 डिग्री के बराबर। तो 36 डिग्री 825 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा 36 डिग्री बराबर 825 रुपये। यहाँ से अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 825/36 के बराबर। अब हमें निकालनी है 63 डिग्री की वैल्यू, तो हम दोनों साइड 63 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास 63 डिग्री बराबर आ जाएगा 825/36 गुणा 63।
अब यहाँ पर देखिए हम 63 और 36 को हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 825 गुणा 7/4। 825 की जब हम 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5775। डिवाइड करना है इसको 4 से, जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1443.75। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 251। भोजन, वस्त्र और विविध मदों पर होने वाले खर्च के औसत का बचत और किराए पर होने वाले खर्च के औसत से अनुपात क्या है। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है भोजन, वस्त्र और विविध मदों पर होने वाले खर्च के औसत। अगर हम ऊपर पाई चार्ट में देखें तो भोजन का एंगल हमको दिया गया है 108 डिग्री, वस्त्रों का कोण हमको दिया गया है 36 डिग्री और विविध मदों या मिसलेनियस का कोण दिया गया है 72 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इनका औसत आ जाएगा 108 + 36 + 72। इसे हम डिवाइड कर देंगे 3 से। यहाँ पर देखिए हमने इसका औसत क्यों निकाला है ये मैं आपको आगे बता दूंगा। अभी हम आगे के क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आगे हमसे कहा गया है बचत और किराए पर होने वाली राशि का औसत। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बचत का एंगल देखें तो वो है 54 डिग्री और अगर हम किराए का एंगल देखें तो वो है 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इन दोनों का औसत आ जाएगा 54 + 90/2। अब यहाँ पर देखिए हमने इनका औसत क्यों निकाला है। इससे पहले जो क्वेश्चंस आए थे जहाँ पर हमें अनुपात बताना होता था और वहाँ पर भी औसत निकालने के लिए बोला जाता था लेकिन हम औसत नहीं निकालते थे। तो यहाँ पर देखिए क्या कंडीशन बन रही है। यहाँ पर अनुपात से पहले हमें 3 प्रकार के खर्च दे रखे हैं तो हमने डिवाइड किया है 3 से, और अनुपात के बाद हमें 2 खर्च दे रखे हैं तो यहाँ पर डिवाइड हुआ है 2 से। तो यहाँ पर जो डिवाइड हो रहा है वो अलग अलग हो रहा है। अगर मान लीजिए अनुपात से पहले भी हमें 2 खर्च दिए हुए होते तो यहाँ पर फिर हम इसका औसत नहीं निकालते, फिर हम दोनों को ऐड करके सीधा उसका अनुपात निकाल देते। तो यहाँ पर हमें जो खर्च दे रखे हैं वो अलग अलग हैं तो यहाँ पर डिवाइड में वैल्यू अलग अलग आएगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको डिवाइड किया है। तो यहाँ पर इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए जब हम अनुपात से पहले 108, 36 और 72 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 216। 216 को हमें 3 से डिवाइड करना है। 54 और 90 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144। 144 को हमें 2 से डिवाइड करना है। 216 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72। 144 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास 72 आ जाएगा। 72 से 72 कट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1:1। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन 252 से लेकर 255 तक के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। 5 विभिन्न संगठनों में पुरुष और महिलाओं की संख्या को दर्शाने वाले निम्न बार आरेख को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे देखिए हमें ये एक आरेख दिया गया है जिसमें ब्लैक कलर पुरुषों को दिखा रहा है और ग्रे कलर महिलाओं को दिखा रहा है। अब इसके बेस पर हमसे क्वेश्चंस पूछे हैं तो यहाँ पर हम उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 252 में हमसे पूछा गया है सभी संगठनों में महिलाओं की कुल संख्या तथा पुरुषों की कुल संख्या का अंतर क्या है। यहाँ पर देखिए हमें महिलाओं की कुल संख्या और पुरुषों की कुल संख्या का अंतर बताना है। अगर आप ऊपर ग्राफ को देखेंगे तो संगठन ए, बी, सी और डी ऐसे हैं जिनमें पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से ज्यादा है। केवल संगठन ई ऐसा है जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से ज्यादा है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप अंतर निकालेंगे तो पुरुष महिलाओं से ज्यादा ही आएंगे। तो यहाँ पर हम केवल ये देख लेते हैं कि पुरुष कितने ज्यादा हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम संगठन ए की बात करें तो पुरुषों की संख्या है 3500 और महिलाओं की संख्या है 3000। तो यहाँ पर पुरुष 500 ज्यादा है तो हमारे पास आ जाएगा अंतर 500। अगर हम संगठन बी में देखें तो पुरुषों की संख्या है 4500 और महिलाओं की संख्या है 3500। तो यहाँ पर अंतर आ जाएगा 1000, तो हम इसको लिख लेते हैं 1000। आगे अगर हम संगठन सी देखें तो संगठन सी में पुरुषों की संख्या है 4750 और महिलाओं की संख्या है 4000। तो यहाँ पर भी पुरुष ज्यादा हैं। तो यहाँ पर अगर हम अंतर देखेंगे तो 750 पुरुष ज्यादा हैं तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं 750। इसके बाद हम देखते हैं संगठन डी। संगठन डी में पुरुषों की संख्या है 2250 और महिलाओं की संख्या है 1500। तो यहाँ पर अगर हम अंतर देखेंगे तो यहाँ पर 750 पुरुष ज्यादा हैं तो हम ऐड कर लेते हैं 750। इसके बाद हम देखते हैं आखिरी संगठन, संगठन ई। संगठन ई में पुरुषों की संख्या है 3250 और महिलाओं की संख्या है 3750। यहाँ पर देखिए महिलाएं ज्यादा हैं
3750 में से जब हम 3250 को घटाएंगे तो महिलाएं आ जाएंगी 500। तो यहाँ पर देखिए महिलाएं ज़्यादा हैं तो हम पुरुषों की संख्या में से 500 घटा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -500। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पुरुषों की संख्या आ जाएगी 2500। तो यहाँ पर देखिए जब हमने महिलाओं की कुल संख्या और पुरुषों की कुल संख्या का अंतर देखा तो यहाँ पर पुरुष ज़्यादा आए हैं और 2500 ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 253, सभी संगठनों में महिलाओं की औसत संख्या संगठन डी में पुरुषों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है सभी संगठनों में महिलाओं की औसत संख्या। यहाँ पर हमें महिलाओं की संख्या का औसत निकालना है, तो हम पहले औसत निकाल लेते हैं। संगठन ए में महिलाओं की संख्या है 3000, संगठन बी में महिलाओं की संख्या है 3500, संगठन सी में महिलाओं की संख्या है 4000, संगठन डी में महिलाओं की संख्या है 1500 और संगठन ई में महिलाओं की संख्या है 3750। तो यहाँ पर देखिए सभी संगठनों की महिलाओं का औसत आ जाएगा 3000 प्लस 3500 प्लस 4000 प्लस 1500 प्लस 3750 बटे 5। इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15750। 15750 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास औसत आ जाएगा 3150। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है संगठन डी में पुरुष। तो देखिए अगर हम संगठन डी में पुरुष देखेंगे तो वो हमको दे रखे हैं 2250। तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है संगठन डी में पुरुषों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर देखिए हमें ये बताना है कि कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर हम पहले ये देखते हैं कि संख्या में कितना अधिक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 3150 में से 2250 को घटाते हैं, 3150 है महिलाओं का औसत और 2250 है संगठन डी में पुरुषों की संख्या। तो जब हम 3150 में से 2250 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 900। तो यहाँ पर महिलाओं का औसत 900 अधिक है। अब ये जो 900 अधिक है ये हमें प्रतिशत में बताना है। तो देखिए प्रतिशत बराबर हो जाएगा कितना अधिक है 900, तो 900 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड कर देंगे संगठन डी के पुरुषों की संख्या से क्योंकि उनसे ही कंपेयर की गई है। तो डिवाइड में आ जाएगा 2250 गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 40% के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 254, संगठन बी और सी की महिलाओं की संख्या का संगठन डी और ई के पुरुषों की संख्या से अनुपात क्या है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे कहा गया है संगठन बी और सी की महिलाओं की संख्या। अगर हम संगठन बी में महिलाओं की संख्या देखें तो वो है 3500 और अगर हम संगठन सी में देखें तो वहां पर है 4000। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दोनों संगठनों को मिलाकर के महिलाओं की कुल संख्या आ जाएगी 3500 प्लस 4000। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है संगठन डी और ई के पुरुषों की संख्या। अगर हम संगठन डी की बात करें तो पुरुषों की संख्या है 2250 और अगर हम संगठन ई की बात करें तो पुरुषों की संख्या है 3250। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इन दोनों का टोटल आ जाएगा 2250 प्लस 3250। अनुपात से पहले ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7500 और अनुपात के बाद वालों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5500। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो हमारे पास 75 अनुपात 55 रह जाएगा। इसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 अनुपात 11। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब हम सॉल्व करते हैं इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 255। क्वेश्चन नंबर 255 में हमसे कहा गया है ए और बी संगठनों के कुल पुरुषों की संख्या सी डी और ई संगठनों के कुल पुरुषों की संख्या का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है ए और बी संगठनों के पुरुषों की कुल संख्या। यहाँ पर अगर हम संगठन ए की बात करें तो पुरुषों की संख्या है 3500 और अगर हम संगठन बी की बात करें तो पुरुषों की संख्या है 4500। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुल पुरुष आ जाएंगे 3500 प्लस 4500 यानी कि 8000 के बराबर। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है सी डी और ई संगठनों के कुल पुरुषों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए अगर हम संगठन सी में पुरुषों की संख्या देखें तो वो हमको दी गई है 4750। संगठन डी में देखें तो पुरुषों की संख्या है 2250 और संगठन ई में पुरुषों की संख्या है 3250। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इनका कुल योग आ जाएगा 4750 प्लस 2250 प्लस 3250। इन सभी को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएंगी 10250 के बराबर। अब देखिए हमें ये बताना है 10,250 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास प्रतिशत आ जाएगा
ऊपर आ जाएगा 8000, इसे हम डिवाइड कर देंगे 10,250 से और गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 78% के बराबर। यहाँ पर ये 78 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन जब ये 78% आ गया तो यहीं से मेरा ऑप्शन क्लियर हो गया, तो मैंने इसको 78% ही लिखा है। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे हमारे डीआई टॉपिक के कुल 255 क्वेश्चंस। आई होप सभी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों की है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।